कोई प्रॉब्लम नहीं है, टॉप गियर में भी बढ़िया गाड़ी चढ़ गई है। मुझे कोई गियर जो है उसको नीचे नहीं लेके आना पड़ा। तो 100 की स्पीड विद नो टाइम ये जो है रीच कर जाती है। हल्का सा जो मैंने पेडल प्रेस किया और ये इसने परफॉर्मेंस मतलब कि ज़बरदस्त निकाल दी है। इनफैक्ट मुझे डबल चेक करना पड़ रहा है भाई, सीएनजी ऑन हो गया ना, कोई फर्क ही नहीं है यार सीएनजी और पेट्रोल में। कौन कहता है सीएनजी पावर नहीं देती। और हमने बलेनो को भी पीछे छोड़ दिया भाई साहब, कंपटीशन को तो इसने कच्चा जमा गई है इतना। और हम सीएनजी पे है, पेट्रोल पे नहीं है। शिव जी की मूर्ति है पीछे, इससे बेटर प्लेस नहीं हो सकता इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने के लिए। टाटा अल्ट्रोज 2025, जिसका रिसेंटली आपने हमारे चैनल पे वॉक अराउंड देखा था। और आज हम इसका कर रहे हैं ड्राइव रिव्यू, जिसमें हम चलाने वाले हैं इसके तीनों वेरिएंट्स को, यानी कि डीजल, पेट्रोल और सीएनजी। अभी फ़िलहाल जो हमारे पास गाड़ी है ये डीजल वेरिएंट है, डीजल मैनुअल। और हम यहाँ पर पहुँचे हैं तकरीबन 41 किलोमीटर की, ऑलमोस्ट 40-45 किलोमीटर्स की ड्राइव के बाद। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि पहले मैं खुद से एक्सपीरियंस करूँ चीज़ों को, उसके बाद आपके साथ जो है एक्सपीरियंस शेयर करूँ। मैं चाहूँगा एक बार जो है 360 व्यू एक बार आपको मैं दिखाऊँ कि किस किस तरीके का यहाँ माहौल है, कितना माउंटेन्स से घिरा हुआ है ये चारों तरफ से। और बीच में बिल्कुल जो है वो शिव जी की मूर्ति है और बहुत ही सुंदर मूर्ति है। एक बार मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि थोड़ा सा जूम इन करके उस जो मूर्ति है उसको दिखाया जाए। हम यहाँ से अब निकलेंगे और 30 से 40 किलोमीटर जो है एक दूसरी लोकेशन पे जाएंगे। वहाँ से फिर हम अपनी कार जो है एक्सचेंज करेंगे, जिसमें हमें पेट्रोल और सीएनजी वेरिएंट मिलेगा। अभी जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो है वो रहेगा डीजल के साथ। तो डीजल जो 1.5 लीटर इसमें इंजन आता है, जिसमें आपको जो पावर मिलती है वो 200 न्यूटन मीटर टॉर्क की मिलती है। और ये थोड़ा सा माउंटेन एरिया है, और माउंटेन एरिया में जो रोड्स है ना वो थोड़ी सी वैसी हैं जहाँ पर गाड़ी कहीं ढलान पे जाती है या कभी चढ़ाई पे जाती है। हालांकि प्रॉपर एक पहाड़ वाला तो फील नहीं है, लेकिन आप एक आइडिया लगा सकते हैं, ठीक ठाक आइडिया ले सकते हैं कि कार पहाड़ों में जब चढ़ेगी या उतरेगी तो कैसा परफॉर्मेंस आएगा। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं स्टार्ट इससे करूँगा कि कार जब आप स्टार्ट करते हैं, जब वो जो लोअर गियर्स पे होती है, वहाँ पे इसका टॉर्क जो है वो थोड़ा सा आपको कम लगेगा। लेकिन जब ये स्पीड अपनी गेन कर लेती है, तकरीबन 1500 से 2000 आरपीएम के बीच में होती है, और आप इसका गियर जो है वो अप्रोप्रिएट देते हैं, 4th गियर 5th गियर टॉप गियर पे जाते हैं, वहाँ फिर ये बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देती है। और फिर कितनी भी स्टीप हो, कितनी भी चढ़ाई हो, बहुत आराम से चढ़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी ये डीजल है, 200 न्यूटन मीटर टॉर्क है इसका, बहुत बढ़िया से जो है परफॉर्म करती है। मुझे एक बार भी कहीं ऐसा नहीं हुआ कि कहीं मुझे लगा हो कि ये स्ट्रगल कर रही है ऊपर चढ़ने में। हाँ, वहाँ पर आपकी फिर ड्राइविंग स्किल्स भी थोड़ी सी काम आती है। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसके बाद हम लोग पेट्रोल सीएनजी भी चलाएंगे। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी प्रॉपर टाइमिंग्स भी दे दूंगा, टाइम स्टैम्प्स दे दूंगा, कि अगर आप डीजल में इंटरेस्टेड हैं तो आप डीजल वाला अभी जो हम वीडियो कर रहे हैं वो देख सकते हैं। अगर आप पेट्रोल सीएनजी में इंटरेस्टेड है तो आप डायरेक्ट जंप टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंगली वहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइम हम थोड़ा हाईवे पे पहुँच गए हैं, तो मैंने कहा कि एक थोड़ा इसका परफॉर्मेंस टेस्ट भी कर लिया जाए। अच्छा, परफॉर्मेंस की हम बात करें ना तो यार भागती बहुत ज़बरदस्त है। तो डीजल से जो एक्सपेक्टेड रहता है, अब टाटा का जो डीजल इंजन है, चाहे आप वो नेक्सॉन में एक्सपीरियंस कीजिए, चाहे आप ऑल्ट्रोज में एक्सपीरियंस कीजिए, परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। अभी इस टाइम आप देख सकते हैं कि मैं 5th गियर पे हूँ, टॉप गियर पे, और एक्सीलरेशन मैंने कोई बहुत ज़्यादा नहीं दे रखा है। आरपीएम भी हमारा 2000 से नीचे है, और ये हल्का सा प्रेशर जो है पेडल पे डालते ही भागती बहुत ज़बरदस्त है, और 100 जो है वो बहुत आराम से पार कर जाती है। अभी अगर थोड़ा सा जूम करके हम दिखाएं तो ओडोमीटर में 59.4 किलोमीटर, 59.5 किलोमीटर हम चल चुके हैं, 60 किलोमीटर के करीब चला चुके हैं, और एवरेज जो है वो निकल के आ रही है 16.3। अभी जो एवरेज मैंने, जब हमने स्टार्टिंग में थोड़ा ढंग से चलाई है कार, तो उस टाइम पे एवरेज 19 किलोमीटर्स के आसपास पहुंच गई थी, 19.5 के आसपास थी। अभी हम थोड़ा सा इसको पहाड़ों पे लेके गए, ऊपर नीचे जैसे मैंने बताया, तो वहाँ पर थोड़ी सी एवरेज नीचे आई है 16.3। एंड आई एम श्योर जब तक हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे, बारिश तेज़ हो रही है, जब तक हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचेंगे तब तक इसकी एवरेज वापस 17.5-18 के आसपास पहुँच जानी चाहिए। बाकी अगर आप हाईवे पे इस कार को लेके निकलते हैं
तो आपको पिकअप में, परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं नज़र आएगी। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अंदर कैबिन जो है वो काफ़ी अच्छे से इंसुलेटेड है, आपको बाहर रोड नॉइज़ बिल्कुल नहीं आएगी। इंजन की आवाज़ जब गाड़ी खड़ी रहती है वहाँ पर फिर भी थोड़ी सी साउंड आपको बाहर से सुनाई देगी, क्योंकि जब आप अंदर आते हैं तब आपको कोई साउंड जो है यहाँ पर नहीं सुनाई देगी। तो जो कैबिन है वो काफ़ी वेल इंसुलेटेड है। सो ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है। आगे आपको डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं, पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं। चारों डिस्क नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रेकिंग मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। आराम से जो कार है वो उसने ब्रेक्स अप्लाई किए, कोई सडन जर्क फील नहीं हुआ, कोई झटका फील नहीं हुआ। और उसके बाद एक और चीज़ कि गियर जो है वो 5th गियर ही था। 60 पे कार गई थी, 55-60 पे, और विदाउट चेंजिंग द गियर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी और मैंने वापस एक्सेलरेट किया और कार ने वापस से जो है अपना एक्सेलरेशन बूस्ट पकड़ लिया। अब इस टाइम आप देख सकते हैं 100 क्रॉस हम कर चुके हैं। 10 लाख के अंदर अगर आप गाड़ी देख रहे हैं, हालांकि जो डीजल है वो स्टार्ट हो जाता है तकरीबन 8.99 से 9 लाख एक्स शोरूम, यानी कि 10 लाख 10.25 लाख में आपको ऑन रोड जो है इसका वेरिएंट मिल जाएगा। इसका वेरिएंट, इसमें डीजल में वेरिएंट ही आपको 2 मिलते हैं। कौन से 2 वेरिएंट हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। टॉप वेरिएंट इसमें नहीं आता है। जो टॉप वेरिएंट पेट्रोल में रहता है अकम्प्लिश्ड प्लस वाला, वो आपको डीजल में नहीं मिलेगा। उसके नीचे अकम्प्लिश्ड वाला जो वेरिएंट है वो आपको मिल जाएगा। तो डीजल में एक चीज़ जो थोड़ी सी नोट करने वाली है वो ये कि इसमें आपको जो स्क्रीन दिख रही है वो 7 इंचज़ की स्क्रीन है। लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है वो डिजिटल नहीं है। इट्स लुक लाइक्स अ डिजिटल स्क्रीन, बट मैक्सिमम जो स्क्रीन इसमें आती है वो 7 इंचज़ की आती है। जो 10.25 की ऑल डिजिटल स्क्रीन है वो सिर्फ आपको पेट्रोल टॉप वेरिएंट में मिलेगी, अकम्प्लिश्ड प्लस वाले में। सामने की व्यू की मैं बात करता हूँ, नो स्टिप डाउन जो इसका स्ट्रक्चर है आगे बोनट का, उसके बावजूद भी अच्छा खासा जो है आगे का व्यू आ रहा है। और दूसरा, मुझे अपने कार का जो एंड है वहाँ तक जो मैंने अपनी कार की अपनी जो सीट है उसकी जो हाइट एडजस्टमेंट कर रखी है, उससे मुझे एक ठीक ठाक आइडिया हो रहा है कि कार का नो स्टिप जो है वो कहाँ तक जा रहा है, जिसके अकॉर्डिंगली मैं अपनी कार को सेफली ड्राइव कर पाता हूँ। स्टीयरिंग बहुत सही है, स्टीयरिंग काफ़ी लाइट है। और जब आप स्पीड गेन करते हैं तो वेट आता है उसमें। इस टाइम अभी हम 100 पे हैं, अच्छा खासा वेट आपको स्टीयरिंग में फील होगा। एक चीज़ जो मुझे थोड़ा सा फील हो रही है वो ये कि 5th गियर पे जब आप 110 क्रॉस करते हैं, जब इसका आरपीएम जो है 2200 आरपीएम के ऊपर जाता है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा फील होता है कि 6th गियर की रिक्वायरमेंट है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा जो है आरपीएम्स ऊपर नहीं जा रहे हैं, 2200 आरपीएम के आसपास ही हैं। हम स्पीड भी जो है 105 108 तक लेकर के गए हैं मैक्सिमम, लेकिन बीच में कहीं पर मुझे लगा कि 6 गियर होता। एक हाथ जाता है आपका, थोड़ी सी आपकी आरपीएम की जब साउंड आपके कान में पड़ती है कि 6 गियर की तरफ जाता है, लेकिन 6 गियर इसमें अवेलेबल नहीं है। 5 स्पीड मैनुअल मिलता है। गियर शिफ्टिंग बिल्कुल स्मूथ है, सॉफ्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी 86 किलोमीटर चलाने के बाद भी एक बार भी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं आया जहाँ पे मुझे ये लगा हो कि गियर जो है कहीं अटका हो या कहीं हार्ड फील हुआ हो। थोड़ा सा क्लच का ट्रैवल थोड़ा ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन अगर आपको आदत है प्रॉपर पूरा क्लच दबाने की तो आपका गियर वैसे भी कभी नहीं अटकेगा। अच्छा, बात करते करते अब एक व्यू बहुत शानदार आया, वो मैं दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में हमारे ये कोई नदी है। इस नदी का नाम मुझे नहीं पता है, अगर किसी को पता हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि हम तो यार इस जगह पे नए हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। तो ये प्रॉपर काफ़ी पानी अच्छा खासा भरी हुई है लेक ये पूरी। बाकी एक चीज़ जो और मेंशन करनी थी यहाँ पे, ऑलमोस्ट 89 किलोमीटर चलाने के बाद अभी हमने जो लास्ट आपको माइलेज अपडेट दिया था वो था तकरीबन 16.5। अभी जो माइलेज है आप देख सकते हैं ऑडोमीटर पे 18.5 हो गई है। अच्छे खासे शार्प टर्न्स पे भी मैं हाई स्पीड पे जो है बहुत कॉन्फिडेंटली जो है मैन्यूवर कर पा रहा हूँ। इससे पता लगता है कि जो ग्रिपिंग है रोड पे इस कार की वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी ग्रिपिंग है। टायर की ग्रिपिंग बहुत ज़बरदस्त है। टायर प्रोफाइल मैंने बताया था अपने वॉक अराउंड में कि थोड़ा सा चेंज किया गया है। दिखने में आपको टायर हो सकता है 185 में थोड़ा सा पतले लगे, बट ट्रस्ट मी कि जब आप इसको रोड पे भगाते हैं, जब आप ऐसी रोड्स पे, आप जो सामने रोड देख रहे हैं उसमें जब आप इसको शार्प टर्न पे मैन्यूवर करते हैं तो कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। अभी जो स्पीड भी अगर आप हमारी देखें तो मैं 80+ की स्पीड पे इस टाइम जो है वो मैन्यूवर कर पा रहा हूँ आराम से। एंड आफ्टर एवरी 2 to 3 सेकेंड यहाँ पर एक शार्प टर्न जो है, मुझे जिगजैग रोड है प्रॉपर, और वहाँ पे मुझे वो फील हो रही है। आगे आप
या गूगल मैप पे भी देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा जो है टर्न्स यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर हमारा डीजल का जो एक ड्राइव रिव्यू है वो ख़त्म होता है। तकरीबन 90 किलोमीटर चलाने के बाद हम पहुँचे हैं इस लोकेशन पे। और ये लोकेशन जो मैंने नाम नीचे आपको दिया गया, थोड़ा सा टफ नेम है जो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है उसको याद रखना। तो ये लोकेशन आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लोकेशन है। यहाँ पर हम अपनी कार जो है स्वैप करेंगे। अब डीजल के बाद हम चलाने वाले हैं पेट्रोल या सीएनजी, ठीक है। उसका ड्राइव रिव्यू आपको देंगे, क्या माइलेज निकल के आती है। ड्राइव जो डीजल की जो माइलेज निकल के आई है वो तकरीबन 18.6 के आसपास आई है 90 किलोमीटर चलाने के बाद। इसमें हमने इसको ख़राब अच्छे सब रास्तों पे चलाया है, हाईवे पे चलाया है, और हमने इसको पहाड़ पे हिल्स पे भी चलाया है, स्टीप पे चलाया है। परफॉर्मेंस की बात जो करें, मैंने आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस जो ओवरऑल ड्राइव पे शेयर किया। ओवरऑल अगर आप एक अच्छी परफॉर्मेंस कार देख रहे हैं, एक हैचबैक देख रहे हैं, सारे फीचर्स के साथ देख रहे हैं, तो गो फॉर दी डीजल वन। पेट्रोल के लिए कब जाना है वो पहले आप इसको रिव्यू देखिए, आगे का जो रिव्यू हमारा है उसको देखिए, उसके बाद हम एक फाइनल कंक्लूजन पर निकल के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों गाड़ियाँ आपके सामने खड़ी हैं, इस लोकेशन पे हमने खड़ी कर दी। यहाँ पर हम स्वाइप करने वाले हैं। स्वाइप करने के बाद फाइनल डिसीजन देखने तक वीडियो में बने रहिए। यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब आगे शुरू करते हैं पेट्रोल का ड्राइव रिव्यू। जो अब मैं कार चला रहा हूँ ये है पेट्रोल वेरिएंट, जिसमें आपको सीएनजी की ऑप्शन भी आती है। आपको अगर पेट्रोल पे चलाना है तो उसको बंद करना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी हम इसको स्टार्ट जो है वो पेट्रोल से करेंगे और बीच में हम इसको सीएनजी पे ले आएंगे। ऑडोमीटर भी मैं रीसेट कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको येस कर दिया है, सीएनजी ट्रिप येस कर दिया है, ये ट्रिप ए है, इसको भी मैं रीसेट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हमने अपना ट्रिप रीसेट कर दिया है। अगर आप पेट्रोल पे चला रहे हैं तो पेट्रोल का ऑडोमीटर सेपरेट चलेगा। जैसे ही आप सीएनजी पे आएंगे, शिफ्ट करेंगे, वैसे ही वो सीएनजी के मतलब उसकी रीडिंग पे आ जाएगा। दोनों की जो रीडिंग है उसको मिक्स नहीं करता है। यानी कि अगर आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कितनी आपने पेट्रोल चलाई, कितनी आपने सीएनजी पे चलाई, तो वो आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मतलब करेंगे वो खुद ही जो है उस चीज़ को मैनेज कर लेगा। अभी हमने सीएनजी ऑफ कर दी है, पेट्रोल में आ गए हैं। जिस वेरिएंट में आपको सीएनजी की ऑप्शन मिलती है उसमें आपको सिर्फ मैनुअल का ही ऑप्शन आएगा। ऑटोमेटिक जो कि इनका डीसी ऑप्शन है, या फिर एएमटी जो सेमी ऑटोमेटिक जिसे आप बोल सकते हैं, वो जो ऑप्शन है वो आपको सीएनजी के साथ नहीं मिलेगा। तो आपको सिर्फ जो है पेट्रोल वेरिएंट के लिए जाना होगा अगर आप एएमटी या डीसीए के लिए जाना चाहते हैं। डीसीए का जो एक शोरूम है वो तकरीबन टॉप वेरिएंट आपको जो है वो आपको अकम्प्लिश प्लस में मिलेगा, यानी कि 11.5 लाख रुपए एक शोरूम वो पड़ता है, और ऑन रोड आते आते वो 13 लाख के आसपास हो जाएगा। जैसे पहले ये चलने में स्मूथ था उससे ज़्यादा थोड़ी सी हल्की सी रिफाइनमेंट मुझे ज़्यादा लग रही है। बट येस, आपको अगर एक्सीलरेट करना है, पावर निकालनी है, तो आपको थोड़ा सा एक्सीलेटर पैडल पे पुश थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, सो दैट कि कार जो है वो उस हिसाब से आपको परफॉर्मेंस निकाल के दे। बट ऑल इन ऑल, जैसे हमने डीजल के टाइम पे आपको बताया था कि ग्रिपिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है। अभी अगेन हम उन्हीं रोड से वापस जा रहे हैं जिन रोड से हम आए थे, जहाँ पर जो है शार्प टर्न्स और कर्व्स एजेस हमें मिलेंगे। और आई होप जैसे डीजल में हमें बिल्कुल मैन्यूवरेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी मिली थी, वैसे ही पेट्रोल में भी रहेगी। बिकॉज ऑल इन ऑल जो चेसी है, बॉडी स्ट्रक्चर है वो सेम है, और टायर्स की ग्रिपिंग वगैरह भी सब एग्जैक्टली सेम है। चलने में उतनी ही स्मूथ है। इंजन की नॉइज़ जो है वो कैबिन के अंदर बहुत कम आ रही है। इनफैक्ट कैबिन के बाहर भी इसकी साउंड जो है डीजल के मुकाबले थोड़ी कम है। डीजल में आपको फिर भी थोड़ी साउंड सुनाई देती है, पेट्रोल में अगर आइडल कंडीशन में खड़ी है तो आपको कोई साउंड सुनाई नहीं देगी। और यहाँ देखते हैं कि अब स्टीप पे कैसे चढ़ती है गाड़ी। अब आगे सामने आप देख रहे हैं कि ठीक ठाक थोड़ी स्टीप है, ऊपर की तरफ थोड़ी रोड जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉप गियर में भी बढ़िया गाड़ी चढ़ गई है। मुझे कोई गियर जो है उसको नीचे नहीं लेके आना पड़ा। अभी हम लोग इस टाइम पे 2 लोग हैं और हमारा थोड़ा लगेज है बूट में। उतने वेट के साथ इस कार में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं लगती। इनफैक्ट अगर आप फैमिली के साथ भी जाते हैं, 4 लोग जाते हैं, इनफैक्ट 5 लोग भी जाते हैं, तो थोड़ा सा लगेज के साथ आपको हो सकता है कि थोड़ा फील हो के गाड़ी थोड़ा खिंच रही है। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से 4 लोगों की फैमिली में सामान के साथ कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं एक हाईवे पे, और हाईवे पे परफॉर्मेंस देखते हैं कि इसकी क्या परफॉर्मेंस रहती है, भागने में गाड़ी किस तरह की है। अभी फ़िलहाल हम लोग 31 किलोमीटर चला चुके हैं जब से हमने इस गाड़ी को स्वैप किया है, और जो माइलेज निकल के आ रही है वो तकरीबन 14.5 की निकल के आ रही है, जो 15 के आसपास की माइलेज है। और इसको हाईवे पे चलाते हुए भी हमें 10-12 किलोमीटर हो चुके हैं, और मैंने इसको अच्छे से जो है पूरा रेव करके चलाया है। 100 पे, 105 पे,
110 पे, इस तरह की स्पीड हमने मेंटेन की। अभी करंटली इनफैक्ट अभी ड्राइव करते, जो शूट करते हुए भी हम ड्राइव कर रहे हैं, मैं इस टाइम 85 की स्पीड पे हूँ। और मतलब मैं खुद हैरान हूँ, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस। हाईवे पे जब आप जा रहे हैं तो 100 की स्पीड नो टाइम ये जो है रीच कर जाती है, अचीव कर लेती है स्पीड को। और कहीं भी कोई वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी में, कोई ऐसा फील नहीं होता है कि आप उसकी परफॉर्मेंस, उसकी जो हिम्मत है, उसकी जो ज़ोर है, उससे ज़्यादा निकाल रहे हैं। अभी भी ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैं एक्सीलेटर पेडल और दबाऊंगा ना तो ये 120, 125, 130 भी आराम से पार कर जाएगी। रिफाइनमेंट नेक्स्ट लेवल है, परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल है। आप इंजन को जब जितना आप प्रेस कर रहे हैं एक्सीलेटर पेडल, उतना ये आराम से जो है एक्सीलरेट कर रही है, और उतना ही आराम से जो है सामने वाली गाड़ी को ओवरटेक भी कर जाती है। अब आप देख सकते हैं कि मेरे सामने ब्रेजा चल रही है, कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से जो है। और इनफैक्ट अभी कोई ऐसा नहीं है कि मैं अपने जो पैडल प्रेस किया मैं उसके एंड पे पहुंच गया हूँ, मैंने पूरा पैडल जो है दबा दिया है पूरा, ऐसा कुछ नहीं है। हल्का सा जो मैंने पैडल प्रेस किया और ये इसने परफॉर्मेंस मतलब कि ज़बरदस्त निकाल दी है। एक चीज़ और मैं कहूँगा कि जब हम डीजल चला रहे थे तो हमारे माइंड में ये डाउट था कि शायद डीजल चलाने के बाद जब हम पेट्रोल पर आएंगे तो हमें शायद थोड़ा सा परफॉर्मेंस में डाउनग्रेड फील हो, हमें लगे कि यार ये तो मज़ा नहीं आ रहा चलाने में। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, मुझे डीजल चलाने के बाद पेट्रोल चलाने में भी कोई खास यहाँ पर जो है दिक्कत नहीं हो रही है। टाटा के सस्पेंशंस वैसे भी अच्छे माने जाते हैं, चाहे आप उनकी कोई भी गाड़ी उठा लें। इस गाड़ी में भी सेम वैसे ही आपको कंफर्ट मिलता है, एक अच्छी स्पीड पे। मतलब मैंने मान लीजिए कि ये मान के चलिए कि इंटेंशनली उन पत्थरों के ऊपर से, उस रास्ते के ऊपर से तेज़ निकाला, 70 प्लस की स्पीड पे निकाला, 80 भी निकाला। और मुझे ये था कि जब हम उस रास्तों पे तेज़ निकालते हैं गाड़ी तो कंट्रोल में रहती है कि नहीं, अंदर आपको कितना जो है जर्क फील होता है। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही आपका जो है वो पूरा आप हिल जाते हैं अंदर क्योंकि ख़राब रास्ता है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल स्मूथली, मतलब जैसा एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसे ही उसके सस्पेंशंस ने काम किया। सो पेट्रोल के हम तकरीबन 40-45 किलोमीटर चला चुके हैं। अब इसको चेंज करते हैं सीएनजी में। तो यहाँ पर आपको सीएनजी का बटन दिखेगा, आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये सीएनजी में शिफ्ट हो गई है। अब एक बार मैं ओडोमीटर दिखाना चाहूँगा। ओडोमीटर में जो ट्रिप है वो भी ऑटोमेटिकली सीएनजी वाला ट्रिप आ गया है, जिसमें इसने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया है। अभी 1 किलोमीटर बस सीएनजी का दिखा रहा है जो हमने पहले ही चलाया था। अब यहाँ पर हम सीएनजी पे आ गए हैं एंड सीएनजी पे जो चेंज ओवर है उसमें आपकी ड्राइविंग की जो परफॉर्मेंस है उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। जैसे हम पेट्रोल पे चला रहे थे बिल्कुल वैसा ही ये सीएनजी पे चल रहा है। इनफैक्ट मुझे डबल चेक करना पड़ रहा है भाई सीएनजी ऑन हो गया ना, क्योंकि कोई चेंज नहीं है पेट्रोल और सीएनजी में। हाईवे पे चल रहे हैं। इसको मैंने अब टॉप गियर डाल दिया, सेम परफॉर्मेंस है, बहुत बढ़िया, कमाल। आराम से 100 टच कर रही है जैसे पेट्रोल में कर रही थी। कोई फ़र्क ही नहीं है यार सीएनजी और पेट्रोल में। कौन कहता है सीएनजी पावर नहीं देती? यही फ़ायदा होता है जब आप कंपनी फिटेड सीएनजीज लेते हैं, वो गाड़ियाँ लेते हैं जिनमें आपको पहले से सीएनजी आती है। अब आप देखिए कितनी कॉस्ट इफ़ेक्टिव आपको पड़ेगी, सस्ती की सस्ती, और परफॉर्मेंस भाई कहाँ से कम है ये। मैं तो इसको पेट्रोल को डीजल से नाप रहा था, ये सीएनजी कहती मैं थोड़ा पीछे हूँ कहीं से। देखो कमाल कर दी भाई, बहुत ही बढ़िया। मतलब ये सिर्फ एक्सपीरियंस करके ही जब आप ड्राइव करेंगे तो ही मतलब एक फील कर सकते हैं कि पेट्रोल चलाने में सीएनजी चलाने में 19-20 भी नहीं है, सेम है, एग्जैक्टली सेम परफॉर्मेंस है। भाई कैसे निकाल रहे हो उसी इंजन से आप सेम परफॉर्मेंस, जहाँ पर नंबर्स में थोड़ा सा डाउनफॉल आप ज़रूर दिखा रहे हो, लेकिन रोड पे चलने पे जहाँ प्रैक्टिकल हम बात करें कोई फ़र्क ही नहीं है। जब आप सीएनजी पे शिफ्ट करते हैं तो उस टाइम पे ये आपको डिस्टेंस दिखाता है और टाइम दिखाता है कि आपने कितनी देर के लिए चलाई है। वहाँ पर यह माइलेज नहीं दिखाता, यानी कि सीएनजी पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं खुद से, आपको ओडोमीटर पे जो है माइलेज नहीं दिखेगी। अच्छा अभी टॉप गियर पे है 50 में, 5th गियर में। मैंने आगे गाड़ी है इस वजह से ब्रेक प्रेस किया, अभी स्पीड और नीचे जा रही है। देखिए मुझे गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई खटखट नहीं है जिससे कि आपको फील हो कि यार अब जो है वो गियर चेंज मांग रही है गाड़ी। या डेफिनेटली जब आप वापस एक्सीलेटर प्रेस करेंगे इट विल टेक टाइम अपना एक्सीलरेशन गेन करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो है वो अपना एक्सीलरेशन क्रॉस कर जाएगी। ये देखिए वापस अपनी उसी
स्पीड पे आ गई है, हम बहुत जल्दी जो है 100 वापस टच कर जाएंगे। तो मुझे गियर चेंज करने की जो है वो ज़रूरत फील नहीं हुई लो स्पीड पे जाने के बाद भी, यानी कि लो एंड टॉक अच्छा है, आपको कम स्पीड में भी आप टॉप गियर पे आराम से चला सकते हैं। और हमने बलेनो को भी पीछे छोड़ दिया भाई साहब, कंपटीशन को तो इसने कच्चा चबा गई है और हम सीएनजी पे हैं, पेट्रोल पे नहीं है। अच्छा, इतना बढ़िया हाईवे हो जैसे आपको दिख रहा है, गाड़ी आपके पास जो है वो बढ़िया परफॉर्मेंस वाली हो, और क्या आपको एक्सपेक्ट करेंगे। फैमिली के साथ आप एक ट्रिप पे जा रहे हो, गाड़ी का भी पूरा मज़ा लेंगे, साथ में ड्राइविंग का भी मज़ा लेंगे, और साथ में अपनी फैमिली के साथ भी इंजॉय करेंगे। वैल्यू फॉर मनी, टोटली वैल्यू फॉर मनी। सीएनजी के लिए जो झुकाव है वो और 1% आप समझ लीजिए, एक स्टेप और आगे बढ़ गया है, क्योंकि सीएनजी के साथ मुझे एक और चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आपको जैसे कि पेट्रोल में जितना टैंक मिलता है उसके अलावा सीएनजी का भी आपको 2 टैंक बूट पे मिल जाते हैं, यानी कि आप अपने साथ एक एक्स्ट्रा फ्यूल लेके चल रहे हैं। भाई आपका अगर डिस्टेंस टू एम्प्टी एक फुल टैंक में 400-450 किलोमीटर है, तो वही आपका प्लस हो गया सीएनजी के 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर के साथ, करेक्ट। तो जहाँ पे अगर मैं एक लॉन्ग ट्रिप पे निकल रहा हूँ तो मुझे तो यार कहीं ना सीएनजी पंप ना पेट्रोल पंप ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। शायद मेरा आना जाना भी उसी फुल पे हो जाए अगर मैंने सीएनजी फुल और पेट्रोल फुल करा के निकला हूँ तो। गेटिंग माई पॉइंट, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं रास्ते में रुक करके रीफिलिंग कराऊंगा या सीएनजी की या पेट्रोल की। हाँ, अगर आप सीएनजी पर ही चलाना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली कराना पड़ेगा, बट अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि सीएनजी खत्म हुई पेट्रोल पे आ गए, पेट्रोल खत्म हुआ सीएनजी पे आ गए, तो भाई एक ही बार फुल कराओ और अपनी पूरी ट्रिप क्रॉस कर लो, कितना टाइम सेव होता है। आपको ये 7.89 लाख रुपीज़ से एक शोरूम सीएनजी स्टार्ट हो जाती है। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, फीचर छोड़ दो, क्या फीचर इसमें कम मिल रहे हैं, स्क्रीन छोटी मिल रही है और 10 चीज़ें कम मिल रही है, छोड़ दो। चेसी वही है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वही हैं, आपका स्पेस वही है, इंजन वही है, सिलेंडर की कैपेसिटी भी वही है। 8 लाख रुपए एक शोरूम से आपको सीएनजी मिलना शुरू हो जाती है। 9 लाख 9.25 लाख में घर ले आओ सीएनजी की गाड़ी। देख लीजिए, सीएनजी चला रहा हूँ मैं, स्पीड देख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं है कहीं से कि आपको ये फील हो कि यार सीएनजी लेकर के गलती कर दी। एकदम मैं कहता हूँ उम्दा परफॉर्मेंस है। इसका एक अलग से रिव्यू बनता है। अभी हमने इसको बहुत कम डिस्टेंस के लिए चलाया है सीएनजी पे, पेट्रोल में चलाया ज़्यादा। अब हिली एरिया आगे आएगा तो इसको हम पेट्रोल में शिफ्ट कर जाएंगे, वहाँ पर हम अपना वीडियो जो है वो कंक्लूड करेंगे। बट ये आपसे प्रॉमिस रहा कि ऑल्ट्रोज़ की सीएनजी वेरिएंट जब हमारे पास गाड़ी भेजी जाएगी टाटा के द्वारा, तो उसका एक डिटेल्ड रेंज टेस्ट प्लस परफॉर्मेंस का एक वीडियो अलग से आएगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि मोस्ट वैल्यू फॉर मनी सीएनजी वेरिएंट है। बाकी परफॉर्मेंस आप डीजल से निकालिए, बाकी पेट्रोल लीजिए, वो एक अलग चीज़ें हैं, बट मेरे हिसाब से हर चेक बॉक्स को चेक करती है सीएनजी गाड़ी। सो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। ये वही रास्ता है जहां पर हमने अपना वीडियो स्टार्ट किया था। शिव जी की मूर्ति जो है आपको थोड़ी देर में दिखनी शुरू हो जाएगी। और गाड़ी की बात करें तो आप देख सकते हैं सामने जो है एक चढ़ाई की तरह है, बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है लेकिन एक ठीक ठाक चढ़ाई है, जहाँ पर अगेन नो प्रॉब्लम, किसी तरह का कोई ज़ोर नहीं लग रहा गाड़ी का, आराम से गाड़ी जो है वो आराम चढ़ रही है। फीचर वाइज इस गाड़ी में वैसे ही सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। सेफ्टी वाइज इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो है स्टैंडर्ड मिल रही हैं बेस वेरिएंट से, चाहे वो आप 6 एयरबैग्स देख लीजिए, ESP देख लीजिए, EBD देख लीजिए, ट्रैक्शन कंट्रोल देख लीजिए, सब चीज़ें आपको बेस वेरिएंट से मिलती हैं। और सेफ्टी के मामले में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। उसके अलावा चीज़ बचती है इंजन परफॉर्मेंस की। इंजन परफॉर्मेंस भी अगेन हमने पूरी तरह से जितना बेस्ट हो सकता था, जितनी हमारी स्किल है, जितनी हमारी नॉलेज है, उतनी अपनी एफर्ट लगा के हमने इस कार को ड्राइव किया। जो गियर शिफ्टिंग है वो बहुत स्मूथ है। क्लच मुझे डीजल से थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट लगा इसका। आप देख सकते हैं सामने वही लोकेशन आ गई है, शिव जी की मूर्ति आपको दिख जाएगी। ये काफ़ी फेमस लोकेशन है और हमें यहाँ के जो लोकलाइट्स हैं उन्होंने बताया कि पूरे इंडिया में इस तरह की सिर्फ 2 मूर्ति है, एक कोयम्बटूर में है और एक यहाँ पर है। एरिया को क्या कहते हैं वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। ख़त्म होता है हमारी ऑल्ट्रोज़ का, जिसमें हमने ऑलमोस्ट सारे वेरिएंट्स जो है वो चला के देख लिए, जिसमें हमने पेट्रोल चला लिया, CNG चला लिया, डीजल चला लिया। आपको जो अपने ड्राइव के दौरान जो है
कई सारी चीज़ें बताई, हाईवे पे इसकी परफॉर्मेंस किस तरह की है, ख़राब रास्तों में कैसी है, ब्रेकिंग कैसी है। इनफैक्ट कि जब हिल्स पे जैसे यहाँ पर हम लेकर आए हैं और वहाँ पे जो है इसका परफॉर्मेंस किस तरीके का है। स्टीप पे जब आप गाड़ी को चढ़ाते हैं तो कहीं आपको अंडर पावर्ड तो नहीं फील होती। 35 से 40 किलोमीटर तकरीबन हमने इसको पेट्रोल पे चलाया, फिर हमने 35-40 किलोमीटर जो है इसको सीएनजी पे भी चलाया। सीएनजी में भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। आपको कहीं से भी ऐसा फील नहीं होगा कि आप कोई ऐसी कार चला रहे हैं जहाँ पर आपको सिर्फ माइलेज निकालनी है और परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है। एक अच्छा बैलेंस है दोनों चीज़ों में। माइलेज भी अच्छी देती है। क्लेम्ड माइलेज जो है वो तकरीबन 26.5 26.7 के आसपास है। 26.5-27 की मान के चलिए। 22 से लेकर 24 के बीच में आपको आराम से जो है माइलेज निकाल करके दे देगी अगर आप सीएनजी के लिए जाते हैं। तो 15 से लेकर 18 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसकी माइलेज पेट्रोल में, जो कि इसका 1.2 लीटर रेवोट्रॉन नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है। अब लास्ट आते हैं इसके कंक्लूजन पे कि गाड़ी का ओवरऑल जो निचोड़ है वो क्या है, क्योंकि हम लोग कल से इसी चीज़ पर हैं। हमने बहुत सारे हमने जो वॉक अराउंड वीडियोज़ आपने हमारे चैनल पे देख लिए, ड्राइव रिव्यू एक्सटेंसिव डिटेल देख लिया, हर एस्पेक्ट से इसको जो है हमने निचोड़ के देख लिया कि भैया यहाँ पर कोई कमी निकलती है या वहाँ पर फीचर वाइज निकलती है, सेफ्टी वाइज निकलती है। देखिए, कमियाँ हर किसी कार में ऊपर नीचे रहती हैं। अगर आप ऐसा है कि एक्सीलेटर पैडल पे पैर रखा और गाड़ी जो है वो रॉकेट बन जाए तो फिर आपको कोई और देखना पड़ेगा। इनफैक्ट आपको कंपटीशन में भी ऐसी कार नहीं मिलेगी, बिकॉज सारे जो है 1.2 लीटर या 1.5 लीटर आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ही दे रहे हैं। एक्सपेक्टेशन मेरी डीजल से तो थी, पर थोड़ी सी वहाँ थी कि पेट्रोल में शायद जो है हो सकता है कि थोड़ी मुझे चलाने में उतना मज़ा ना आए या मुझे चलाने में उतना जो है सेटिस्फेक्शन फील ना हो। बट जितनी मैंने इसको चलाई है पेट्रोल में या सीएनजी पे, ट्रस्ट मी, मेरे को 1% भी कहीं नहीं लगा कि यार यहाँ पर थोड़ी सी लैग कर रही है। हाँ, डेफिनेटली कई बार आप ओवरटेक करना चाहते हैं, एक्सीलेटर पैडल पे प्रेस करते हैं, वो उसका थोड़ा सा टाइम लेती है एक्सीलेटर अपना एक्सीलेट करने में और करने में। ठीक है, वो इसका एक नेचुरल बिहेवियर है। जो इंजन आप ले रहे हैं उसको उसी के अकॉर्डिंगली अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे तो आपको कहीं से भी उसमें कोई कमी नज़र नहीं आएगी। फीचर वाइज सारी फीचर्स हैं, जितने फीचर्स आपको चाहिए। अच्छी बड़ी स्क्रीन्स हैं, अच्छा एसी है, बाकी जो स्टेबिलिटी फीचर्स वगैरह है वो सारी चीज़ें आपको मिल रहे हैं। ट्विन सिलेंडर की आपको टेक्नोलॉजी मिल रही है, बूट स्पेस मिल रहा है ठीक ठाक। उसके बावजूद कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कहें कि यार यहाँ पर स्कोप है जहाँ पर कोई कमी पेशी आपकी रह गई हो। सनरूफ तक आपको मिल रहा है, वॉइस कमांड इनेबल्ड तक आपको मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ इस नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। ये सारा वीडियो देखने के बाद आप लोग अपने लेवल पे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से समझ गए होंगे कि कौन सी गाड़ी आपके लिए ठीक रहेगी, पेट्रोल, डीजल या सीएनजी। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत ही डिटेल्ड में हमने ये वीडियो किया है। बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स जाते हैं। आपका सिर्फ जो एक हमारे लिए वो एप्रिसिएशन का एक सिर्फ तरीका ये हो सकता है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें उससे ही मोटिवेशन मिलती है और वही हमारे लिए एक एप्रिसिएशन का काम करता है। तो ये था ऑल्ट्रोज का ड्राइव रिव्यू बेंगलोर से, जहाँ पर हम एक बहुत ही सुंदर लोकेशन पे हैं। फाइनल वीडियो को एंड करते करते मैं इस लोकेशन को एक लास्ट व्यू आपको देना चाहूँगा, जिसमें 360 डिग्री व्यू रहेगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो अभी तक का, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।